स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चला रहे थे। तो आज के हम करंट अफेयर्स शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आप देख रहे होंगे कि ये मैंने खुद अपने नोट्स बना रखे हैं और उसकी यूट्यूब उसके फिर स्क्रीनशॉट लेके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें ऐसा कुछ भी बेकार की चीज़ नहीं है जो आपको लगेगा कि ये वेस्टेज है। और ये हमने PIB जो PIB की न्यूज़ होती है और जो हिंदू होता है, हिंदू अखबार, और जो अलग जितने भी मैगजीन्स हैं उनसे मैंने ये सब कुछ एक स्थान पर इकट्ठा किया है। तो उसके बाद मैंने इनको अपनी कॉपी में नोट किया। अब देख लो, मैंने अपने लिए बनाया है तो कैसा बनाया होगा। इसमें मैंने कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को लेने की कोशिश करी है और बाकी को मैंने छोड़ दिया है। तो ठीक है, आपको इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। जैसे कि जैसे मैंने लिखा है आपको बस ऐसे कैसे इसको वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेने हैं। ठीक है, तो आज का पहला देखते हैं क्या है। यह है IMD की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत 43वें स्थान पर है, जिसमें कुल 63 देश हैं। इसमें पहले और दूसरे स्थान पर सिंगापुर और डेनमार्क हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे दूसरा शुरू हो गया, नंबर डालना भूल गया मैं। तो ठीक है, IMD की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? 43वें स्थान पर, जिसमें कुल 63 देश हैं। पहले स्थान पर सिंगापुर और डेनमार्क, दूसरे नंबर पे डेनमार्क। आपने कभी भी ख्याल किया होगा कि जैसे डेनमार्क हो गया या नॉर्वे हो गया या फिनलैंड हो गया या स्वीडन हो गया, ये जो यूरोपीय जो स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ है ना ऊपर के, यही हमेशा पहले स्थान पर रहते हैं। चाहे कोई जलवायु वायु गुणवत्ता के स्थान पे हो या प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में हो या जो भी मतलब रिपोर्ट आती है मैक्सिमम ये पहले स्थान पे रहते हैं। तो आप इनको ये देख लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं। असम का एकमात्र रामसर स्थल कौन सा है? दीपोर बिल। दीपोर बिल असम का एकमात्र रामसर स्थल है। मतलब अभी आपने देखा होगा कि पिछले जनवरी या फरवरी में कम से कम 10 साइटों को रामसर स्थल घोषित किया था भारत की, जिससे अब भारत की वो रामसर स्थल कुल मिला के हो गए हैं। कुल मिला के इनकी लिस्ट अब 37 हो गई है। पहले 26 थी और एक बीच में फिर आया था और 10 और ऐड करे तो अब वो 36 हो गए हैं। ठीक है, और जिनमें से असम का एकमात्र रामसर स्थल कौन सा है? दीपोर बिल। तो ये असम का एकमात्र है, तो इसलिए आपको याद रखना चाहिए। अगला देखते हैं। डेक्सामेथासोन, ये क्या है? ये पहली दवा है जो कोविड-19 से जीवित रहने में सुधार करने के लिए सक्षम साबित हुई है। ये बहुत ही न्यूज़ में चर्चा में रही थी। अगर आप न्यूज़पेपर देखते होंगे या समाचार सुनते होंगे तो आपने देखा होगा कि डेक्सामेथासोन बहुत ही चर्चा में रही थी। ये पहली ऐसी दवा है जिसको इसकी पुष्टि भी किसने की है? WHO द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो ये अगर ये क्वेश्चन पूछे कि पहली ऐसी कौन सी दवा है जो कोविड-19 के से मतलब रोग से उपचार करने में हमारी सहायता कर रही है या जो कारगर साबित हुई है, तो वो है डेक्सामेथासोन, जिसकी WHO ने पुष्टि की है। ठीक है, अगला देखते हैं। UNSC ने हाल ही में 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव मतलब अभी UNSC यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में हाल ही में चुनाव हुआ है 5 अस्थायी सदस्यों के लिए, जिसमें भारत को एशिया प्रशांत की सीट के लिए निर्विरोध रूप से चुना गया है। और ये कितने समय के लिए होता है? 2 साल के लिए। जो ये काउंसिल है, इसमें अभी चुनाव हुआ था। इसमें 5 अस्थायी सदस्यों के लिए, और जिसमें भारत को एशिया प्रशांत सीट, अगर ये पूछे कि भारत कौन सी सीट से, तो एशिया प्रशांत सीट में निर्विरोध रूप से, मतलब कोई भी इसको कम से कम, अगर मैं सही हूँ तो 191 में से भारत को कम से कम 184 देशों ने समर्थन दिया था। ठीक है, तो भारत को निर्विरोध रूप से चुना गया। भारत के अगेंस्ट में कोई भी नहीं था। इसके आगे बारे में पढ़ते हैं। तो यह अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 8वां कार्यकाल है। मतलब अब तक भारत 8 बार इसका UNSC का अस्थायी सदस्य बन चुका है, यानी कि कुल मिला के 8 बार अब तक बन चुका है। ये 8वीं बार है। और UNSC में देखते हैं, इसमें सदस्य कुल मिला के 15 होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्यों में कौन से हैं? USA, संयुक्त राज्य अमेरिका पहला, और दूसरा चीन, तीसरा जापान, चौथा फ्रांस और 5वां UK। ये आप रट लीजिए दोस्तों। ये वो देश हैं जो कभी चेंज नहीं होंगे, मतलब ये स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, और अस्थायी सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। 2 साल बाद उनका फिर से निर्वाचन होता है। ठीक है, कुल मिला के 15 सदस्य, जिसमें से 5 USA, चीन, जापान, फ्रांस और UK। ठीक है, अगला देखते हैं। मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला यानी प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश अव्वल राज्य। अब तक जो अभी ये NSS की रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत
रोजगार प्रदान करने वाला अव्वल राज्य है। यह पूरे देश में मनरेगा के तहत दिए गए रोजगार का 18% है। मतलब अगर देश में कुल सभी राज्यों ने मिला के 100% रोजगार दिया है तो उसमें से 18% किसने दिया है, 18 किसने दिया है, उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश इसमें सबसे पहले स्थान पे है। मनरेगा क्या है, मनरेगा इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी और इसमें 100 दिन के लिए रोजगार प्रदान किया जाता है कम से कम। ठीक है, एक साल में। इसका जो क्रियान्वयन करता है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। ग्राम विकास मंत्रालय के तहत इसका क्रियान्वयन किया जाता है। ठीक है, हाल ही में, ये नाम आपको पक्का याद रखना है, ये 100% किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। हाल ही में वोल्कन बोजकीर, ये वोल्कन बोजकीर जो 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अभी ये पूछा जाएगा कि 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो वोल्कन बोजकीर को चुना गया है। और ये तुर्की के निवासी हैं। मतलब ये पहले का मतलब है ये तुर्की देश से पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये UNHCR जो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ के लिए है। इसका गठन 1950 में हुआ था और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, PM स्वनिधि योजना हाल ही में खूब समाचारों में चर्चा में रही है, शायद आपने देखी भी सुनी भी होगी और आपको पता भी होगा। फिर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही देखा है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि मेरे को पहले खुद लिखना पड़ता है, फिर इसकी फ़ोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेके या इधर उधर से मतलब करके इसका PDF बनाना पड़ता है, फिर मैं आपके लिए इसी रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो आपसे गुजारिश है और कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि यहाँ पे ये कमी है तो मेरे को ज़रूर बताइए, क्योंकि ये मेरा पहला ऐसा प्रयास है जब मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर कमी है, या मैं ऐसे नहीं है इसको टाइप करके दूँ, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, अगला है PM स्वनिधि को क्रियान्वित करने के लिए सिडबी को कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया। मतलब जो PM स्वनिधि योजना जो लगाई गई है इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा, सिडबी के द्वारा। अब देख लेते हैं कि ये PM स्वनिधि योजना है क्या। इस योजना को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, मतलब दोस्तों आपको लगेगा कि इसमें एक एक पॉइंट बहुत ही काम का है। अगर देखो इसी में अगर हम देखें तो PM स्वनिधि योजना क्या है, इसके बारे में अभी चलो इसके पहले मैं इसी के बारे में बता देता हूँ। इस योजना के तहत जो स्ट्रीट वेंडर हैं, मतलब जो ये गलियों में या सड़कों के किनारे या जो वो दुकान लगाने वाले थे, इनकी सुविधा के लिए मंडलों को 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, इनकी सुविधा के लिए यह है PM स्वनिधि योजना। और अब इसमें यह पूछ सकता है कि इसका कार्यान्वयन करने की जिम्मेदारी एजेंसी किसको बनाया गया है, तो सिडबी को बनाया गया है। ठीक है, और इस योजना को लॉन्च किसने किया है, तो वो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और कितने रुपए तक का इसमें ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, 10,000 रुपये तक का। मतलब आपको लगेगा कि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमारे काम का नहीं हो। ठीक है, जो 1 साल के अंदर मासिक किस्तों के रूप में भुगतान करना होगा। ये जो 10,000 रुपये हैं इसको एक साल में मासिक किस्त के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक है, अब सिडबी का नाम आया है कि इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है जो इसका क्रियान्वयन करेगी, तो उसके बारे में देख लेते हैं। इसका मुख्यालय लखनऊ में है, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका उद्देश्य है उद्योगों को पुनर्वित्त और अल्पकालीन ऋण प्रदान करना। अल्पकालीन ऋण होता है दोस्तों जो 1 साल से कम अवधि के लिए या 1 साल यानी 365 दिन से कम अवधि के लिए जो उपलब्ध कराया जाता है ऋण, उसे अल्पकालीन ऋण कहते हैं। अभी आप देखते रहिए, अभी आप मेरे को पता होगा कि जैसे बैंक हो गया और जैसे रेपो रेट और मौद्रिक नीति, जैसे ये शब्द जो जिसको आपको पता होगा बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप के होते हैं, तो
जैसे रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR जो भी होता है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो आपकी बहुत बहुत ही अच्छी लगेगी। मौद्रिक नीति क्या होती है, इसका उपयोग क्या होता है, इसका कार्यान्वयन कैसे किया जाता है, कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, और RBI इसमें कैसे मनी को, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है इसके द्वारा, बैंक रेट के द्वारा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR जो भी हैं, आपको एक एक चीज़ बिल्कुल अलग अलग करके मैं समझा दूंगा, जो कि आपको दोबारा कभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इसका संचालन कौन कर रहा है? भारत सरकार के वित्त सेवा विभाग के अंतर्गत इसका SIDBI का संचालन किया जाता है, और इसका विनियमन किया जाता है RBI के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर आपको लगे कि वीडियो थोड़ी स्पीड से बन रही है तो दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो कोई मतलब लोग कम ही देखते हैं, और छोटी वीडियो बनेगी, और आप इसे पॉज करके या दोबारा पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को NIPFP के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है। किसको? उर्जित पटेल को NIPFP के रूप में। अब NIPFP देख लेते हैं क्या है। NIPFP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, ये NIPFP की फुल फॉर्म है। ये एक स्वतंत्र गैर सरकारी निकाय है। NIPFP स्वतंत्र गैर सरकारी निकाय है। इसका गठन 1976 में हुआ था। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो मैंने कट कर दिया। ये है 19 यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया। यह है 1976। इसका 1976 में गठन हुआ था। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों को भी सलाह देते हुए सार्वजनिक नीति में अनुसंधान करना NIPFP का कार्य है, कि केंद्र सरकार को भी सलाह देगा और राज्यों को भी सलाह देगा और सार्वजनिक नीति में अनुसंधान करेगा। ठीक है। अभी एक चर्चित स्थल आया है, इसका नाम है, यह है किलादी उत्खनन। किलादी ये यहाँ पे तमिलनाडु में एक जगह है, किलादी, तमिलनाडु में के मदुरई में वैगई नदी के किनारे। ये नदी इंपॉर्टेंट है कि वैगई नदी कहाँ है, या इस नदी के किनारे ये किलादी स्थान किस नदी के किनारे स्थित है। तो किलादी तमिलनाडु के मदुरई में वैगई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ उत्खनन के दौरान पता चला है कि संगम काल के दौरान वैगई नदी के किनारे एक नगरीय सभ्यता थी। किस काल? ये संगम काल के दौरान। दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में बस हम इतना ही जानते हैं कि संगम काल, जो संगम साहित्य आपने सुने होंगे, जो पहली, दूसरी, तीसरी इनका संगम हुआ था, मतलब ये, तो ये वैगई नदी के किनारे क्या मिला है, ये ऐसा पता चला कि नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। अगला देखते हैं, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ये अभी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया गया है। इसका जारीकर्ता कौन है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ये दोस्तों कभी बहुत बार पूछे जाते हैं कि ये इंडेक्स कौन जारी करता है, वो इंडेक्स कौन जारी करता है, या इनमें से कौन सा इंडेक्स इसके द्वारा नहीं जारी किया जाता है। जैसे WEF का आता है कई बार, या IMF का आता है, WTO का आता है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ये इंडेक्स किसने जारी किया है। इसका जारी करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, और इसमें भारत की रैंकिंग है 69 रैंकिंग है इसमें भारत की, जिसमें कुल 128 कंट्रीज़ हैं। ठीक है। अगला है, चीन द्वारा कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग, ये सीक्वेंसिंग लिखा है, सीक्वेंसिंग, चीन द्वारा कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग का डाटा WHO और GISAID को सौंपा गया। GISAID इसको सौंपा गया है चीन द्वारा जीनोम अनुक्रमण का। जीनोम अनुक्रमण मैं आपको बता देता हूँ पहले क्या होता है, तो आपको पता चलेगा। जीनोम अनुक्रमण यानी जीनोम सीक्वेंसिंग एक ऐसी तकनीक है जो DNA या RNA के भीतर पाए जाने वाले आनुवंशिक विवरण को पढ़ने और व्याख्या करने की अनुमति देती है। ठीक है। जैसे आपको सबको पता होगा कि जैसे हम कोशिका विज्ञान पढ़ते हैं तो हमारी जो DNA संरचना होती है वो द्विकुंडलित होती है, जैसे ऐसे करके होती है। तो इसमें जो ऐसे जोड़े होते हैं, इसमें 4 तत्व होते हैं, A, T, C और G, यानी कि एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ये आपस में जुड़े होते हैं। तो इसी संरचना को पढ़ने के लिए जो हम विधि अपनाते हैं, वो आनुवंशिक विवरण जो हम प्रदान करता है वही जीनोम सीक्वेंसिंग है। मतलब ये देखते हैं कि ये किस हिसाब से जुड़े हुए हैं। इसके अंतर्गत DNA के अंदर मौजूद 4 तत्वों, जिनका नाम मैंने अभी लिया, के कम या अधिक होने का पता लगाया जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग में। जैसे अभी अगर आप इसे ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे हर किसी का ये जो DNA सीक्वेंसिंग होती है बिल्कुल अलग अलग होती है। ठीक है। और हम ये देखते हैं कि इनके अंदर ऐसे ये कोडिंग होती है, बिल्कुल A T से जुड़ा होता है, C G से जुड़ा होता है। तो ये इससे पता चलता है कि जो इनके बीच में डाटा का
आना जाना कैसे हो रहा है, और इसको समझ में आता है। ये इसके अंदर ऐसे विवरण, इसको कोडिंग करके जो वैज्ञानिक होते हैं कोडिंग करके निकाल लेते हैं कि ये किसका जीन किससे, ये किसका डीएनए किससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जो अभी जो कोरोना वायरस है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है, तो इसके अंदर जो मौजूद 4 तत्व हैं इनके कम अधिक होने का पता लगाया जाता है, वो पता लगाया गया, उसको चीन के द्वारा सौंपा गया है WHO को, GI सैड को, WHO और GI सैड को। अब हम GI सैड भी देख लेते हैं, GI सैड क्या है। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो मैं छोड़ दूंगा, और हो सकता है कि मैं बीच में थोड़ा सा घबरा रहा हूँ, इसके लिए आप मुझे ज़रूर माफ़ करेंगे। धीरे धीरे आ जाऊँगा लाइन पे ठीक है। अगला देखते हैं, GI सैड। आप अपने काम की चीज़ देखते रहिए दोस्तों, कि हो सकता है कि आपको इसमें से बहुत सी सारी चीज़ें काम की मिलेंगी क्या, ये सब काम की ही चीज़ें हैं। आपको ये नहीं देखना है कि सामने वाला कैसा क्या पढ़ा रहा है, आपको बस अपना मटेरियल से मतलब होना चाहिए। GI सैड क्या है? GI सैड स्थापना इसकी 2008 में हुई थी। ये विश्व स्वास्थ्य सभा के 61वें सम्मेलन के दौरान इसकी जो विश्व स्वास्थ्य सभा का 61वां सम्मेलन था उसके दौरान इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 2008 में। और ये है क्या, यह WHO के द्वारा विभिन्न देशों हेतु जीनोम संबंधी डाटा साझा करने के लिए एक सार्वजनिक मंच है। जो विभिन्न देश होते हैं इसके अंतर्गत जीनोम संबंधी डाटा का आदान प्रदान करते हैं, सभी साझा करते हैं, ठीक है। ये GI सैड है। अगला है मध्यम कोविड-19 मामलों के लिए भारत के पहले मौखिक टीके को अनुमोदन प्राप्त हुआ है। मौखिक टीका होता है जैसे ओरल, जैसे हम एक तो हम इंजेक्शन द्वारा लेते हैं दवाई, एक हम ओरल लेते हैं, जैसे पोलियो ड्रॉप है। पोलियो ड्रॉप जो होता है उसको हम ओरली लेते हैं, तो ये कोविड-19 के मामले के लिए भारत में पहले मौखिक टीके को अनुमोदन प्राप्त हुआ है, ठीक है। इस टीके का नाम क्या है? ये ओरल एंटीवायरल दवा है फेविफ्लू के ब्रांड नाम की से बिकेगी है, ठीक है। तो ये भी आ सकता है कि फेविफ्लू हाल ही में समाचारों में रहा, फेविफ्लू क्या है, तो ये ऐसे फ्लू से लगता है जैसे कोई बीमारी का नाम हो। तो आपको याद रखना है कि ये मौखिक टीका है जिसको सबसे पहले अनुमोदन प्राप्त हुआ है। और इसके बारे में इस दवा को सबसे पहले जापान ने विकसित किया था, ठीक है। तो 2 चीज़ें वो पूछ लेगा जैसे क्वेश्चंस में कि फेविफ्लू एक दवाई है जो मौखिक रूप से दी जाएगी कोरोना वायरस के लिए, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट दे देगा इसको सबसे पहले भारत ने विकसित किया है, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको सबसे पहले जापान ने विकसित किया है, ठीक है। अगला देखते हैं, यह है सत्यभामा पोर्टल। सत्यभामा पोर्टल क्या है? इसे कोयला मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और सत्यभामा इसकी फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। जैसे अगर आप फुल लिखना चाहें तो SATSATYABH, भारत का BH, M और A, ठीक है। अभी हो गया सत्यभामा। यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, ठीक है। इस पोर्टल के द्वारा क्या किया जाएगा? इस पोर्टल को नीति आयोग के NGO एक है दर्पण पोर्टल के साथ एकीकृत करके बनाया गया है। यह एक ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन है। जो ये दर्पण पोर्टल है ये एक ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन है, इसके साथ इसे एकीकृत करके बनाया गया है, नीति आयोग का पोर्टल है ये, ठीक है। तो ये सत्यभामा पोर्टल कोयला मंत्रालय के अधीन है। हाल ही में सकोत्रा द्वीप चर्चा में रहा है, आपने इसका नाम सुना होगा, सकोत्रा द्वीप का हाल ही में चर्चा में रहा है। हाल ही में यमन के अलगाववादियों ने सऊदी समर्थित सरकार के सकोत्रा द्वीप को जब्त कर लिया है। किसने? यमन के अलगाववादियों ने, जो सऊदी समर्थित सरकार के से सकोत्रा द्वीप को जब्त कर लिया है। यह द्वीप समूह आधिकारिक रूप से यमन का हिस्सा है। इसकी अवस्थिति कहाँ है? गार्डाफुई चैनल और जो अरब सागर के बीच, गार्डाफुई चैनल और अरब सागर के बीच में इसकी स्थिति है सकोत्रा द्वीप की। तो सकोत्रा द्वीप ऐसे पूछ सकता है हाल ही में सकोत्रा द्वीप जो चर्चा में रहा है वो कहाँ पे है, या अरब सागर में पूछ ले, या पूछ ले कि ये इस पर आधिकारिक रूप से किसका हक है, तो ये यमन का है, ठीक है। और इसके बारे में एक चीज़ और है, इसे सन 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, ठीक है।
तो ठीक है दोस्तों, आज के मैं यहाँ पे ये वन लाइनर यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी। और जिन्होंने मेरी पीछे वाली वीडियो नहीं देखी उनको ज़रूर देखें। देखिए दोस्तों, ये बात सही है कि वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है, और इनको पहले लिखना, फिर वीडियो बनाना या स्क्रीनशॉट लेके जो कुछ भी ऐड वैड करना, छाँटना वाटना। चलिए ठीक है, अगर आपको प्रयास अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और सबको बताइए। चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए। बाय।